हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनको कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना है। अब जब काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है आफ्टर 8th ऑफ जनवरी, मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया कोटे की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और उसके बाद स्टेट्स की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको क्या क्या प्रोसीजर करनी है, और ये प्रोसीजर में अगर हमने कोई भी स्टेप को मिस किया तो उसके बाद हमें जो है वो सीट नहीं मिलेगी। सो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो सारे प्रोसीजर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके ये मैंडेटरी हैं टू परफॉर्म टू सिक्योर अ सीट टू गेट अलॉटमेंट। सो कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना है वो देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखना है वो देखेंगे। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि एनआरआई सीट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स उनको क्या क्या चाहिए, और कौन कौन से स्टेट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक उन स्टेट्स में अप्लाई करने के लिए हमको क्या सेपरेटली अप्लाई करना होगा, और अगर सेपरेटली अप्लाई करना होगा तो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग फीस भी देनी होगी, और अगर फीस देनी होगी तो कितनी कितनी फीस देनी पड़ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं कि हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई। कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले आ जाते हैं कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, क्योंकि अब जब जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और ओपन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मतलब एमसीसी। एमसीसी के अंदर ऑल इंडिया कोटा की 50% गवर्नमेंट की सीट्स आ जाती है, डीएनबी की सीट्स आ जाती है, एनबीए डिप्लोमा की सीट्स आ जाती है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो आ जाती हैं। इनके लिए हमको एमसीसी की काउंसलिंग पे अप्लाई करनी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आफ्टर 8th ऑफ जन फ्रॉम 9th मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो सकती है। सो हमको एमसीसी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना है। अगर कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो वी हैव टू मेक ourselves रजिस्टर्ड। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एमसीसी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो हमें पैरेलली इसके साथ साथ स्टेट्स का भी ध्यान रखना है। वी हैव टोटली ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स विच आर ओपन स्टेट्स, जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं? ओपन स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, उत्तराखंड है, बिहार है, हिमाचल है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, कर्नाटका, एमपी ऑलमोस्ट ओपन बोल सकते हैं या ऑलमोस्ट क्लोज बोल सकते हैं, पंजाब ऑलमोस्ट ओपन या ऑलमोस्ट क्लोज बोल सकते हैं। ये सारे हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट ओपन स्टेट्स हैं, जहां पे हम एमसीसी में अप्लाई करने के साथ साथ हम इन स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिक्योरिंग अ सीट। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लोज स्टेट होती है। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में डिफरेंस क्या है? ओपन स्टेट मतलब अगर आपने किसी स्टेट से एमबीबीएस नहीं किया है या आप वहां के नहीं भी रहने वाले हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल दीज स्टेट्स आर कॉल्ड एज ओपन स्टेट। बट क्लोज स्टेट क्या होती है? वो स्टेट्स जहां से आपका एमबीबीएस होना मैंडेटरी हो जाती है, या तो एमबीबीएस के साथ साथ वहां का आपका डोमिसाइल होना मैंडेटरी हो जाता है। तो वो क्लोज स्टेट्स हैं, तभी आप उनमें अप्लाई कर सकते हो जब आपने उस स्टेट से एमबीबीएस की हो अपनी। क्लोज स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और उड़ीसा। ये 4 स्टेट जो है वो क्लोज स्टेट है। तो हमारा डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और उड़ीसा का नहीं है तो हम इन स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट हमारा डोमिसाइल अगर किसी भी स्टेट का है, किसी भी स्टेट का है, तो देयर आर, जो मैंने 13 स्टेट्स आपको बताए, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, कर्नाटका, एमपी और पंजाब, इन स्टेट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। और इन स्टेट्स में हम नॉर्मल मैनेजमेंट सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम जो है वो एनआरआई सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास जेन्युइन एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो। ये तो बात हो गई अप्लाई करने की। अब जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है, जो अलॉटमेंट होती है ना, जब आपको सीट मिलती है तो आपको 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो 5 के 5 स्टेप्स मैंडेटरी हैं। अगर उनमें से एक स्टेप्स भी आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगी, आपको सीट नहीं मिलेगी, आपका एडमिशन नहीं होगा। कौन कौन से 5 स्टेप्स है? बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। किसी भी स्टेट की या एमसीसी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगी, उसमें आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर उसकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एमसीसी या फिर ऑल इंडिया की बात करें तो mcc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन रजिस्टर करनी है, वेबसाइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, और उसमें जो डिटेल्स मांगी जाएगी वो
आपको फिल करनी है। लास्ट में जाकर के आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2,05,000 का आपको पेमेंट करना है। अब ये 2,05,000 का पेमेंट जिस तरीके से आपको एमसीसी में करना होता है वैसे ही आपको अलग अलग स्टेट्स की पोर्टल पे भी करनी होती है अगर आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हो तो, लाइक यूपी, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए 2-2 लाख रुपए आपको पे करनी होगी, राइट। इसके बाद जब आपने एक बार फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपको उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग जो है वो हमें क्या करनी है, चॉइस फिलिंग हमको कॉलेजेस को अपने ऑर्डर में डालना है, राइट। अब चॉइस फिलिंग करने का एक बेसिक सा ट्रिक है कि हम जब पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी करियर को के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें जितनी अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें एकेडमिक्स अच्छी होने चाहिए, उसमें फैकल्टीज अच्छे होने चाहिए, उसमें एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, उसमें जो है वो पेशेंट लोड अच्छी होनी चाहिए। ये इन चीजों को देखते हुए, इन क्राइटेरियाज को देखते हुए हम कॉलेज को डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉलेज अच्छी है और कौन सी कॉलेज में हमको जाना चाहिए, और उस अकॉर्डिंग हम अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग में जिस कॉलेज को आपने डाला है वही कॉलेज आपको मिल सकती है। आपने अगर किसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नहीं डाला है तो वो आपको कतई नहीं मिलेगी। इस बात को आप ध्यान में रखें, इसलिए चॉइस फिलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार जब चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद अलॉटमेंट होती है, रिजल्ट आती है। रिजल्ट में जो कॉलेज आपको मिलती है उस कॉलेज की अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। वो आपकी रिजल्ट होती है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिली है। उसके बाद आपको जो है कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होता है। अब जब आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है तो आपको वहां पे फीस पेमेंट करनी होती है। एडमिशन के लिए पूरी फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करनी होगी, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो उस बात पे अगर हम आ जाएं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो। अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए मैंडेटरी है, जो हमारे पास होनी ही चाहिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं रही, इन दैट केस हमारी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दो तरीके की सीट की बात हम कर रहे हैं, जनरल कोटे की सीट, मैनेजमेंट सीट, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट, आई मीन एनआरआई कोटे की सीट्स। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो है ही है, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, जो सब कोई को लगती है। प्लस एनआरआई सीट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स प्लस एनआरआई डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो पहले नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो हमको चाहिए वो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एमसीसी से इशू किया हुआ अलॉटमेंट लेटर, जो आपकी अलॉटमेंट आई, जो आपको डाउनलोड करना है, रिजल्ट आई, उसमें एक अलॉटमेंट लेटर आएगी आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड पे, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिली है। वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है, वो आपके पास होना चाहिए। पीजी का एडमिट कार्ड आपके पास मस्ट है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको अरेंज करके रख लेनी है बिफोर द काउंसलिंग इटसेल्फ। एडमिट कार्ड आपको इशू करना है। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनबी, जो आपकी नीट पीजी की रिजल्ट आई थी या रैंक लेटर आई थी, मार्कशीट आई थी, स्कोर कार्ड आई थी, वो आपको डाउनलोड करके रखना है, अपने पास रखना है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें 10th या 12th की मार्कशीट भी चलेगी। उसके बाद फिर मार्कशीट ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल्स की, एमबीबीएस की जो सारी मार्कशीट है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफ्स की, वो सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये चीजें होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो एससी एसटी की सर्टिफिकेट है वो आपको निकलवा लेनी है, अरेंज रखनी है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको एससी एसटी कैटेगरी से कोई सीट मिली या किसी कैटेगरी से कोई सीट मिली और आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको वो सीट नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जो है वो सीट, वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और एमसीआई रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स है, सबके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वैसे स्टूडेंट्स जो एनआरआई कोटे सीट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा उनके पास एनआरआई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एनआरआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए ओनली बाय एम्बेसी, नॉट नोटरी।
नोटराइज नहीं, एम्बेसी से इशू किया हुआ एनआरआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय एम्बेसी, एम्बेसी से इशू कराया हुआ स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेशनशिप एफिडेविट, फैमिली ट्री होना चाहिए, इट विल बी मेड इन इंडिया बाय अस, एंड एफिडेविट, इंडिया में एफिडेविट किया हुआ आपका फैमिली ट्री होना चाहिए कि आपके और जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है, पासपोर्ट होना चाहिए, जो स्पॉन्सर हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं पढ़ने के लिए उनका पासपोर्ट होना चाहिए बाय एम्बेसी। उसके बाद फिर आपके पास एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए और पासपोर्ट और एनआरआई स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि हमने आपको बताया कि आप एमसीसी काउंसलिंग के साथ साथ सारे ओपन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो। ओपन स्टेट्स 13 ओपन स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स में भी अप्लाई करने के लिए अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग जो अलग अलग पोर्टल है उस पर अप्लाई करना पड़ता है, तो अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं, 2-2 लाख करके। कुछ कुछ स्टेट है जैसे हिमाचल हो गई या फिर आपकी राजस्थान हो गई, वहां 5-5 लाख रुपए लगते हैं। और इस बार से ये सुनने में आ रहा है कि कर्नाटका में अप्लाई करने के लिए 12 लाख रुपए भी लग सकते हैं, क्योंकि यूजी में ऐसा किया गया। तो आखिर कितने स्टेट में आप अप्लाई करोगे? अगर 2-2 लाख, 5-5 लाख और 12-12 लाख अगर हम देने लगे सिर्फ अप्लाई करने के लिए, तो पता चलेगा 30 से 35-40 लाख रुपए तो हमने अप्लाई करने में ही डाल दिए। जो हमारी फर्स्ट ईयर की फीस हो सकती थी उसको तो हमने अप्लाई करने में डाल दिया। हालांकि ये फीस आपकी वापस आएगी, लेकिन कब आएगी? ये आपकी आएगी पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद। तो जो जिस फीस को हम ट्यूशन फीस में यूटिलाइज कर सकते थे, उस फीस को हमने उन स्टेट्स में डाल करके रिजर्व कर दिया है अपना, जिस स्टेट में हमको सीट नहीं मिलनी है। इस वजह से ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से स्टेट में हमको अप्लाई करना चाहिए। अब 13 स्टेट्स में हमको 13 के 13 स्टेट्स में तो सीट मिलनी नहीं है। अगर 13 के 13 स्टेट्स में हम अप्लाई कर देते हैं और उनमें सीट मिल जाती है तो हमारे सारे पैसे तो ऐसे ही डूब जाएंगे, क्योंकि अगर आपको सीट मिली और आपने उस सीट को नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो ये बात समझना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेट में हमको अप्लाई करना चाहिए, किस किस स्टेट में हमको 2-2 लाख रुपए का रिस्क लेना चाहिए और किस स्टेट में हमको 5 लाख रुपए का रिस्क लेना चाहिए, किस में हमको नहीं डालना चाहिए। ये चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करके, सही तरीके से बचा करके फीस में यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, केरला और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वो अपने अपने स्टेट में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अप्लाई करने के लिए आपकी एमबीबीएस महाराष्ट्र से होनी जरूरी है। तो अगर आपकी एमबीबीएस महाराष्ट्र से है तो वहां के इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर आप उसकी एनआरआई कोटा सीट, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। महाराष्ट्र की एनआरआई कोटा सीट के लिए बाहर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। एनआरआई कोटे सीट्स के लिए महाराष्ट्र क्लोज स्टेट नहीं है। इन बातों का ध्यान रखें। आई होप कि ये चीजें आप अरेंज करके अपने पास रखोगे, जिससे कि अगर आपको एक बार सीट मिल जाती है तो उस मोमेंट पे कॉलेज के पास कोई भी ऐसी चीजें ना मिले कॉलेज को जिससे कि वो आपके एडमिशन को कैंसिल कर सके। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके रखनी है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ जरूरत हो, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप करियर मीडिया को कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।